जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूं आपके लिए कक्षा 10 के अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन। तो जैसा कि अनसॉल्व पेपर कक्षा 10 का पहला सेट है, पहला सेट आपको दे रखा है 822 एबी, तो जिसके मैं क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर के सॉल्व कराऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसा कि आपके सामने मैंने पहले क्या करा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने नोट कर दिए हैं ताकि थोड़ा सा समय बचा रहे, क्योंकि समय की बहुत जरूरत है। तो देखिए हम करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी होगी भाई, ये बताने के लिए अब ये बताओ, क्या इसमें जीरो अभाज्य संख्या होगी, क्या एक होगा, क्या दो होगा, क्या 8 है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होगी इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा थर्ड। क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब ये कैसे होगी अभाज्य संख्या, ये मैं आपको समझाता हूं। भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो केवल स्वयं या एक से विभाजित हो, स्वयं या एक से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो मैं डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। तो भाई क्या लिखता हूं, पहले वाले के क्वेश्चन का के लिए है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं, तो लिखोगे आप अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल स्वयं, जो केवल स्वयं या एक से विभाजित होती हैं, स्वयं या एक से ही विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जब अभाज्य संख्या ऐसी संख्या कहलाती हैं, तो भाई ये डेफिनेशन है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो केवल स्वयं या एक से ही विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि यानी कि जैसे कि कोई नंबर ले लिया, जो सिर्फ जैसे 7 ले लिया मैंने, 7 क्या है, या तो अपने नंबर से डिवाइड होगा 7 से, या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, है ना। या ले लिया हमने 11 ले लिया, 11 क्या है, सिर्फ 11 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऐसे ही अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो केवल स्वयं या एक से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, अभाज्य संख्या हमेशा एक से बड़ी होती हैं, यानी एक नहीं हो सकती है ना एक से छोटी हो सकती है, यानी अभाज्य संख्या हमेशा एक से बड़ी होती हैं। तो एक से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है। अब तुम कहोगे एक से बड़ी संख्या 2 भी है 8 भी है, भाई लेकिन 8 तो 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, इसके तो बहुत सारे गुणनखंड हो गए, यानी कि ये तो नहीं होगा, यानी सिर्फ क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला। तो यानी ये क्या हो गया, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, कौन सी होगी, तो 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये 1 से छोटी है, 1 खुद नहीं हो सकती क्योंकि संख्या 1 से बड़ी होती है हमेशा, कौन सी होगी, 2 होगी, है ना। तो मैं डेफिनेशन लिखाई है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल स्वयं या एक से ही विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और इसमें नोट पॉइंट लिख लेना अलग से, क्या लिखोगे नोट पॉइंट, कि प्रत्येक अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या सदैव एक से कैसी होती है, बड़ी होती है ना, सदैव एक से बड़ी होती है।
आप इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके हम अगले खंड की ओर। तो भाई देखें, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखें, अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। अगला खंड क्या कह रहा है? समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तर होगा। भाई अब आपसे क्या कहा है? विविक्तर पूछा है, तो विविक्तर कैसे निकालते हैं? अब इसके मैं खा खंड के लिए देख लीजिए, खा खंड के लिए करा रहा हूं मैं। अब खा खंड क्या कह रहा है? समीकरण, तो लिखोगे दी गई समीकरण, दी गई समीकरण, दी गई समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी समीकरण जो आपको दे रखी है उसकी तुलना कर दो किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब देखो x² का गुणांक क्या है यहाँ पे? a, और यहां पर क्या x² का गुणांक? 3, तो a का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो x के साथ में कितना है? b, तो यहां पे x के साथ में कितना है? -2, तो b बराबर -2 हो गए। अब देखो c, अब यहां पे कितना है? c 1/3 है, तो यहां पर c कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो भाई विविक्तर का फार्मूला क्या होता है? भाई विविक्तर का फार्मूला आपको पता होगा, d बराबर क्या होता है? b² माइनस का 4ac। तो विविक्तर b² माइनस का 4ac, तो भाई b इसमें कितना है? -2 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 3 और c का मान 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कर रहे हो तो -2 का स्क्वायर हो या +2 का स्क्वायर हो, आएगा तो 4 ही। तो ये हो गया 4, और ये कितना बचा? 4 एकम 4, और 4 में से 4 गया, कितना बचा? 0। तो विविक्तर कितना आ गया भाई? इसका ऑप्शन नंबर 4। आ गई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि दी गई समीकरण को हमने क्या करा भाई, ये तो मानक रूप है द्विघात समीकरण का, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमने क्या कर दी? तुलना कर दी। तो देखो x² के साथ में क्या है? a, यहां पर क्या है? x के साथ में 3, यहां पर क्या है? x के साथ में b, यहां पर क्या है? x के साथ में -2। ध्यान रखना, सिर्फ माइनस ऐसा ना माइनस छोड़ दो, माइनस लगाना जरूरी है। -2, और c का मान क्या है? 1/3, तो यहां c का मान 1/3 है। तो क्या करना? विविक्तर निकालना। विविक्तर का फॉर्मूला d बराबर b² माइनस का 4ac होता है ना? तो भाई -2 लगा दिया, -2 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान और c का मान लगा दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? -4, और -2 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? 4, 4 में से 4 गया, 0 आ गया। यानी ये इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बहुत ही आसान तरीके से है ना? अब बढ़ते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन, यानी ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखें अगले खंड की ओर, नोट करते जाइए साथ में, है ना? अब देखें, अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड क्या कह रहा है? अगला खंड कह रहा है गा साइन a बराबर 3/5। यानी अब मैं देखिए गा खंड को हल कराता हूं। क्या दे रखा है? साइन a बराबर 3/5। भाई साइन थीटा आ गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का तो याद होगा भाई, लाल बटे कक्का। तो यानी कि इसमें साइन बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण, है ना? तो लगा देते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, तो साइन a बराबर 3/5, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज। तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण कितना है? 5 है। लंब कितना है? 3 है। क्या निकालना है? आधार। तो भाई लगा दो, लिखोगे समकोण त्रिभुज, इसे नाम दे दो ए बी सी में या बी ए सी में, इसको नाम दे दिया बी ए सी, या कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे, इसमें कहीं से कहीं तो लिख दो। क्या मतलब? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा
भाई क्या होती है पाइथागोरस? भाई नाम सुन रहा है पहली बार क्या? क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भाई कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर 25, लंब कितना है? 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और आधार का स्क्वायर हमें निकालना है। 9 को इधर ले आओ तो आधार का स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 9, तो आधार का स्क्वायर 25 में से 9 का कितने बचे? 16, और ए स्क्वायर को इधर लेके जाओगे अंडर रूट 16, तो ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर आ गया 4। तो ए बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। हमसे मान क्या पूछा उनने? भाई कॉस ए का मान पूछा है, तो कॉस ए का मान, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है? 5, तो कॉस ए बराबर 4 बटे 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो यस कैसे। तो देखिए अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर, है ना, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो भाई देखिए भाई अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। अगला खंड क्या कह रहा है? अगला खंड कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। भाई दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दे रखे हैं और कहा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होगा। क्या होगा भाई? तो एक प्रॉपर्टी होती है, आपको मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। देखो ये प्रॉपर्टियां आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे इनके। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। भाई आप लोग नहीं जानते, हम तो जानते हैं, तभी तो बता रहे हैं। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों, भाई हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं, इनकी संगत भुजाओं, इनकी संगत, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है। उनने कहा है भुजाओं का अनुपात जो है इसका, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी ध्यान समझिए, क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के, यानी क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या करोगे? भुजाओं का क्या कर देंगे? हम वर्ग कर देंगे, उनके अनुपात के बराबर होता है। तो जब भाई भुजाओं का वर्ग कर देंगे, अब क्षेत्रफल दिया होगा तो क्या करेंगे? उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो इसमें यही तो दिया है, दो समरूप त्रिभुजों को क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, हमें चाहिए भुजाओं का अनुपात, तो लिख दो भैया संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? √4 अनुपात √9, और 4 का रूट कितना होता है भाई? 2। 9 का रूट कितना होता है? 3। तो आंसर कितना आ गया? 2:3। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो गया, है ना आसान? बस प्रॉपर्टी याद हो तब। तो लेकिन क्या प्रॉपर्टी है? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भाई क्षेत्रफल का अनुपात जो संगत भुजाओं के वर्ग हुए, तो संगत भुजाएं निकालनी, क्षेत्रफल दे रखा तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल √4 अनुपात √9। तो 4 का √ निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे 2 आएगा, और 9 का वर्गमूल निकालोगे 3 आएगा। बात क्लियर है? अब ये इसका घा खंड हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम इसके अगले खंड की ओर। तो भाई क्या कह रहा है अगला खंड, वो देखिए। इसको मैं रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा।
अब देखें अब क्या होगा भाई। अब इसका आपको दिया है लाखंड, तो भाई इसमें कहा है 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य आपको दिया हुआ है, x का मान क्या होगा। तो भाई एक चीज देखिए, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो भाई आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4, और समांतर माध्य कितना दिया है, 5। तो 5 बराबर आंकड़ों का योग, यानी कि 3 + 4 + 6 + x, और कितनी संख्या है, 4। तो 4 को इधर ले आए, 4 × 5 हो जाएगा, और यहां पर 3 और 4 7 और 6 13 हो जाएंगे। 13 + x, और 5 चौक कितने हो गए, 20 हो गए। तो x बराबर 13 को इधर ले आए, तो 20 - के 13, तो x बराबर कितना आ गया, 7। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर है। अब देखिए ये हो गया। अब इसके पढ़ रहे हैं हम अगले खंड की ओर, चा खंड की ओर। अब चा खंड में क्या कहा है ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अगले खंड पे बढ़ते हैं, है ना। तो अगला खंड हमसे क्या कह रहा है, अगला खंड हमसे कह रहा है, उसके लिए देख लें। तो अगला खंड हमसे क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं, भाई दो बिंदुओं, चा के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, भाई बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √, में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो भाई देखो x1 ये है, x2 ये है, 4 - के 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर, y2 - y1 1 - 3 का स्क्वायर लगा दिया, √, 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर हो गया, 1 में से 3 गया, -2 का स्क्वायर हो गया। तो भाई -2 का स्क्वायर करो या 1 2 का स्क्वायर करो, आएगा 4 ही। तो ये हो गया 4 + 4 बराबर कितना हो गया, √8। 8 को क्या लिखेंगे, 2 √2, कितने इतने मात्रक। तो ये क्या हो गया भाई, ये इसका थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, 2√2। इस प्रकार मैंने आपको क्या करा, ये पांचों खंड करा दिए, है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 2k x - 6 = 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। ये दूसरे का खंड है कि यदि द्विघात समीकरण आपको दे रखी है x² - 2k x और -6 = 0, तो आपसे कहा है कि, और इसमें एक मूल 3 है ये भी दिया है। जब इसका एक मूल 3 दिया, मूल का मतलब क्या है, मूल तो उसको गुणनखंड, और वो दिया है 3, तो जो गुणनखंड दिया है वो इस समीकरण को संतुष्ट तो करेगा, यानी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा जी। तो लिख देंगे कि यदि द्विघात समीकरण, तो देखिए आंसर बहुत आसान है कि यदि द्विघात समीकरण यानी x² - 2k x - 6 = 0 का एक मूल 3 है, तो यह समीकरण को पूर्णतः, तो यह समीकरण को पूर्णतः क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। करना चाहिए ना, क्योंकि उसका एक मूल दिया है। भाई यदि द्विघात समीकरण x² - 2k x - 6 = 0 का एक मूल 3 है, तो यह समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगा। यानी संतुष्ट का मतलब है जो भी आपको समीकरण दी है उसमें x की जगह पर 3 लगा दीजिए।
तो भाई अब हमने क्या करा, समीकरण में x की जगह 3 लगा दिया, 3 का स्क्वायर माइनस का 2k, x की जगह 3 लगा दिया, माइनस 6 बराबर 0, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस के 2 तियां 6 हो गए, माइनस 6 बराबर 0, 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 3, माइनस के 6 के बराबर 0, 3 को उधर ले जाओ, माइनस के 6 के बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के बराबर कितना आ गया 3/6, 3 से भाग करा 3 दूनी 6, तो के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 1/2, जो कि इसका क्या आ गया आंसर। यही तो पूछा है, के का मान कितना 1/2, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए बेटा कि अब उन्होंने कहा है कि अगला खंड इसका कह रहे हैं दूसरे का खा खंड, तब तक मैं इसको रफ करता हूं, तब ये ध्यान रखिए, तब तक इसको मैं रफ कर रहा हूं, तब तक आप मेरे चैनल को, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली नेक्स्ट वीडियो पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसको तुरंत देख सकें, क्योंकि भाई अनसॉल्व के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करा रहा हूं मैं, जो आ सकते हैं 2023 के लिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि दूसरे का खा खंड है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये किसके बराबर है कि 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो भाई ये किसके बराबर है, किसके बराबर है। नीचे ऑप्शन दिए, ऑप्शन की जरूरत क्या है, मैं खुद ही आंसर निकाल दूंगा, तो आपको आंसर नोट करो। तो देखिए, तो करते हैं 2 tan 30, भाई मैंने ले लिया 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये दिया है। भाई tan 30 का मान तो पता होगा आपको, tan 30 का मान कितना होता है 2, tan 30 का मान होता है 1/√3, और बटे में कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan 30 का मान कितना 1/√3, जब स्क्वायर लगा हुआ तो उसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1/√3 का क्या हो गया स्क्वायर, तो भाई ये हो गया 2 की गुणा 1 से करी 2/√3, पूरे के बटे में नीचे ले लिया एलसीएम, √3 की 1 से गुणा हो जाएगी, सॉरी √3 क्यों हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो अब देखो ये कितना हो गया 2/√3, पूरे के बटे जब एलसीएम लोगे 3 हो गया, 3 एकम 3, तो 3 प्लस 1, तो भाई इसको पलट दो, हम क्या करेंगे 2/√3 गुणा में 3 पहुंच गया ऊपर, 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 से काटा 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 3, और 3 को लिखूंगा मैं √3 गुणा √3, और बटे में √3 और 2 ये आ पाई, क्योंकि भाई √3 की गुणा √3 से करोगे तो कितना आएगा 3 ही तो आएगा, तो 1 √3 से 1 √3 कट गया, कितना आ गया √3/2, और ये मान किसका होता है sin 60 का, किसका होता है sin 60 का मान होता है, जो कि इसका क्या हो गया आंसर हो गया, sin 60 का होगा, तो लगा दिया, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। यस, तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन जो कह रहा है दूसरे का गा खंड है कि यदि दो समरूप, भाई मैंने पहले ही क्वेश्चन नोट कर दिया ताकि आपका समय बच गए, भाई समय बहुत कीमती है इस समय, क्योंकि परीक्षाएं समीप हैं, तो और समय पर समय बहुत कम है, तो हमने क्या कहा क्वेश्चन पहले नोट कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भाई दो त्रिभुज हैं इसलिए एक त्रिभुज का 169 दे लिया है और एक का 225 दिया हुआ है, तो आपसे कहा है इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करो। तो देखो भाई मैंने अभी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो देखिए हम लिखेंगे, पहले यही बात लिख देंगे, चाहो तो आप अच्छा लगेगा लिख दोगे तो, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का, भाई दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, के क्षेत्रफल का, के
क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। भाई मैं अभी लिखवाई थी डेफिनेशन ये कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि लिखोगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, पहले वर्ग की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा फिर दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। भाई इन्होंने क्षेत्रफल दिया हुआ है, भाई क्षेत्रफल दिया है तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 169, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 225, और ये दोनों पे क्या है स्क्वायर है, और दोनों का स्क्वायर में इस साइड में लेके आऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी पूरे पे क्या आ गया, इस पे भी अंडर रूट आ गया, इस पे भी अंडर रूट आ गया। तो लिख दोगे पहले त्रिभुज की भुजा और यहां पर दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो 169 किसका वर्गमूल होता है भाई 13 का होता है, 13 की 13 से गुणा करोगे तो 169 आ जाएगा, और 225 15 का होता है, यानी 15 की 15 से गुणा करोगे 225 आ जाएगा। तो यानी क्या हो गया 169 किसका होता है 13 का, और ये किसका होता है 15 का। तो ये क्या है पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो भाई इनका अनुपात क्या है, इनका भाई इनका अनुपात दिया हुआ है तो लिख दोगे अतः 13:15, यानी कि पहले त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज की भुजा का अनुपात कितना है 13:15 है, जो कि इसका सही आंसर है, एकदम बिल्कुल सही आंसर है ना। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए जैसा ही क्वेश्चन में है इसका घ खंड है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। भाई उनने कहा है समांतर माध्य दिया है और संख्या दे रखी कितनी 12, तो उन आपसे कहा गया उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। तो भाई सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति हैं 12 व्यक्ति हैं, तो लिखोगे व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कि n बराबर कितनी दी है 12 दी है। जब n बराबर 12 दी है तो इनके भारों का समांतर माध्य कितना दिया है वो भी लिख दो, इनके भारों का समांतर माध्य कितना है वो दिया है 45.6 किलोग्राम। भाई 45.6 किलोग्राम दिया है, तो भाई अब आपसे क्या कहा है इन व्यक्तियों के भारों का क्या करना है योग निकालना है, यही तो कहा है उनके भारों का योगफल। तो लिखोगे इनके भारों का योगफल। भाई क्या करेंगे योगफल में, तो 12 गुणा 45.6, तो 12 पंजे 60, 12 छिन कितने होते हैं 72 होते हैं, तो 72 होते हैं। भाई एक बात बताओ हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, भाई इसके आगे की तो कोई दिया ही नहीं है, इनने सिर्फ 45.6 दिया है,
हम इसकी करते हैं गुणा। तो देखिए भाई कैसे करोगे, 45.6 है, आपको किससे करनी है गुणा, 12 से करनी है। तो 12 6 कितने हो गए, 72 का 2 हाथ से लगे 7, 12 पंजे 60, 60 और कितने हो गए, 60 और 7 कितने हो गए, 67 हो गए। 67 का 7 हाथ से लगे 6, 12 कम 12, बाद में 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 में 6 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। 547.2 हो गया। ठीक भाई 12 की आपने 47.2 किलोग्राम, तो ये इसकी क्या आ गई, गुणा आ गई। इस प्रकार ये क्या हो गया, दूसरे का घाखंड भी हो गया। यानी इस प्रकार मैंने पहले के सभी खंड और दूसरे के सभी खंड करा दिए। बाकी के अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।